गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल है। ये बोर्ड के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये 7 नंबर का वेटेज रखता है। तो आज कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर को एक इजी वे में डिस्कस कर लें, और जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है बोर्ड लेवल पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो चैप्टर हमारा है बायोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो हमें पहले देखना है कि टॉपिक कौन कौन से हमें जो कवर करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो आप देख रहे हो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन या हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोलते हैं। फार्मूला यहाँ पर CH2OY इस टाइप से जो आपका दिया गया है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमें उस पर डिस्कस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो एक्चुअली है क्या, ये हमें यहाँ से देखना है कि कार्बोहाइड्रेट को हम सही से डिफाइन कैसे करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये हमें देखना है। एक्चुअल में यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट को अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से तो इसका हमें केमिकल नेचर को देखते हुए हमें डिस्कस करना है। फिजिकल अपीयरेंस में तो अलग अलग बातें हैं, केमिकली हमें देखना है केमिकली क्या है कार्बोहाइड्रेट। ये इसको डिफाइन हम करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। पहला एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दो बातें हमें विशेष रूप से ध्यान से समझनी है। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव में आप समझो कि जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स लाइट है इस तरीके से, इसको जब आप निकोल प्रिज्म से पास करते हो तो जो लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है उसके केवल एक ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही बचते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो इस लाइट को अगर हम इसी कार्बोहाइड्रेट से पास आउट करेंगे तो इसका बिहेवियर हो जाता है। अभी जो इस तरीके से परपेंडिकुलर इसमें पार्टिकल का मोशन हो रहा है, या तो वो इस तरीके से इधर टिल्ट हो जाएंगे इस टाइप से, इस तरीके से टिल्ट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन या डी फॉर्म बोलते हैं, या तो ये कुछ इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से टिल्ट हो जाएंगे। तो ऐसी जो प्रोसेस हो रही है इसके टिल्ट होने का, या तो ये इसको हम बोलते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया, इस वाले को बोलते हैं लीबो रोटेशन। मतलब लाइट को अगर इन सॉल्यूशन से पास करोगे, मींस कार्बोहाइड्रेट से पास करोगे, तो वो लाइट को जो सीधे सीधे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल उसके जो प्लेन है उसको वो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो है डेविएट कर देती है, घुमा देती है। इसी घटना को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब लाइट के साथ में ये कुछ बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर। तो आपका कार्बोहाइड्रेट है क्या, एक तो ये समझना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब लाइट में जब पास कर, लाइट से इसको पास सॉरी इनमें से लाइट को जब पास करोगे तो वो लाइट का डेविएशन होगा, मतलब वो या तो डेक्स्ट्रो या तो लिबो। अब कह रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी का आप OH ग्रुप बोलते हो। जैसे मैं यहाँ दिखाऊं तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये कार्बन है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और यहाँ पर आपका CH, ये OH, यहाँ पर H, तीसरे कार्बन पर OH इधर दिखाना है, हाइड्रोजन, फिर इसके बाद COH, फिर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, कितने हो गए 3 4 5 6, यहाँ हम लिखेंगे CH2OH, इधर OH और इधर H। अब ये देखना ये है क्या, ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया कि इसमें एक OH, यहाँ देख सकते हो आप 1 2 3 4 ये 5, तो इसमें 5 OH के कंपाउंड मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो इसके बोलते हैं जब 3 से ज़्यादा हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ये हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव मैंने बताया था कि इसका नेचर ऐसा है कि इसमें से अगर आप लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो या तो डेक्स्ट्रो रोटेशन देगा या तो लिबो रोटेशन। अब दूसरा है एल्डिहाइड, यहाँ लिख रहे हैं एल्डिहाइड, तो ये वाला ग्रुप है एल्डिहाइड, CHO ग्रुप को आप एल्डिहाइड बोलते हो। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अभी मैंने बताया। तो ये देखो पॉलीहाइड्रोक्सी
और ये हो गया एल्डिहाइड। दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का हमारा जो नाम है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हम यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें इन्होंने दिया है कि कीटोन, ये कीटोन कह रहे हैं। अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ओ आर लगा हुआ है यहां पर, तो या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन। अब कीटोन के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर रहा हूं। अब देखना, यहां जो फर्स्ट वाले पर हमारा CHO है, इसको हम लिखेंगे CH2OH, कुछ ऐसा। और ये जो सेकंड पर OH है, यहां पर COO हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, अभी भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, लेकिन यहां पर कार्बोनिल ग्रुप आ गया, जिसे हम एक्चुअल में कीटोन कहेंगे। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो दोनों साइड कार्बन में COO अगर है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अगर है, कार्बन और कार्बन है, तो अब इसे कीटोन बोलते हैं। तो ये कीटोन हो गया, अभी एल्डिहाइड था, अभी ये कीटोन में आ गया। तो ये एक्चुअल में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अगर अब यहां पर कीटोन आपने लगाया तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज। अब इसे आप फ्रक्टोज बोलेंगे। फ्रूट शुगर होती है, ज्यादातर हमारे फलों में मिलती है। तो एक्चुअल में आपको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड का ग्रुप होगा या तो कीटोन का ग्रुप होगा, तो इसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक आपको बोर्ड के लेवल पर ये बढ़िया से समझना है कि कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है। ठीक, आगे इन्होंने कुछ पॉइंट और लिखे हैं इसमें, इस पे जरा देखो क्या कर रहे हैं। यहां देखो, द कंपाउंड, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो ये होना चाहिए, फिर OR लगा रखा है इन्होंने क्या कहा है कि या तो ऐसा होना चाहिए कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। कह रहे हैं भैया कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद इस तरह के कंपाउंड दे दें। मतलब या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे दें या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दें हाइड्रोलिसिस होने के बाद, ऐसे कंपाउंड को भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो सिंपल सा हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, या ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन टाइप के कंपाउंड दे रहे हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया कि किसी भी कंपाउंड का ब्रेक हो जाना, वाटर से रिएक्शन कर जाना, वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक होकर के दूसरे कंपोनेंट में जो है चेंज हो जाना। तो जैसे अगर मैं कहूँ हाइड्रोलिसिस होने के बाद अगर हम एक कंपाउंड ले लें सेलुलोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो उससे ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज बनता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब टूट जाना वाटर से रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं, कुछ और बातें इसमें यहीं पर निकल के आ रही हैं। यहां से कह रहे हैं कि सम कार्बोहाइड्रेट, देखो यहां पर लिखा सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। कह रहे हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट तो स्वीट टेस्ट में स्वीट होते हैं, आपको नो डाउट आपको पता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर आपको मीठा लगता है, ग्लूकोज मीठा लगता है, तो कुछ होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूँ सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही आता है, लेकिन वो आपको मीठा नहीं लगता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कुछ इसमें से स्वीट टेस्ट में होते हैं, अगर इनको हम अगर स्वीट टेस्ट वाले हैं तो उन्हें हम शुगर बोलेंगे। ध्यान रखना कि शुगर क्या है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो स्वीट टेस्ट में है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट टेस्ट में है उन्हें हम शुगर बोलते हैं। ठीक, अब आगे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें से कुछ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं। कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है शुगर के, जो मीठे कार्बोहाइड्रेट हैं, यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, जिसे हम घर में शुगर बोलते हैं। सिंपली हम चीनी कहते हैं शुगर, वो सुक्रोज है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। ये आपके बोर्ड लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे अच्छे से आपको समझना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है हम उसे डिस्कस करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल भी आप इसमें दिया गया, याद रखना
एक आपका शुगर में आया था, जो शुगर की कंडीशन थी जिसे हमने बताया था सुक्रोज, एक और आपकी है लैक्टोज, ये मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, ये दूध में पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आगे दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड सैकेराइड। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आया कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं। अब सैकेराइड का क्या मतलब है, सेंस है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में सैक्रम, सैक्रॉन, सैक्रॉन मीन्स होता है शुगर, तो इस वजह से इसको हम सैकेराइड भी कहते हैं। सैकेराइड का मतलब हो जाएगा, ग्रीक वर्ड है जिसका अगर सेंस निकाला जाए तो सैक्रॉन होता है, और जिसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में समझें तो उसे हम शुगर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं। अच्छा हाँ, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, मोनो लगा देंगे, इसी सैकेराइड में हमें मोनो लगा देना है, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ऐसे हम यहां पर आगे पढ़ते जाएंगे, मोनो, पॉली, ओलिगोसैकेराइड, तो ऐसे बात करेंगे। डाइसैकेराइड, मोनो के बाद देखो पॉली, पॉली से पहले हम यहां पर डाइसैकेराइड लगा देंगे, डाइसैकेराइड्स। आगे आएगा ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, ऐसे आप बोलते जाओ, और लास्ट में क्या आएगा, एक और आता है ओलिगोसैकेराइड, लास्ट में हम लिखेंगे पॉलीसैकेराइड, ऐसे पढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है कि जो हमने शुगर, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात किया, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कहते हैं, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है एक तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको मोनोसैकेराइड नाम से जानेंगे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, फिर एक और आता है जिक्र जैसे ओलिगोसैकेराइड, या लास्ट में हम पॉलीसैकेराइड देंगे। तो इसमें से मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड वाले जो होते हैं, ये दो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, मोनो एंड डाई, ये आपके बेटा स्वीट टेस्ट में होते हैं, मीठे होते हैं, ये मीठे होंगे अच्छे तरीके से, आपको ये काफी मीठे लगेंगे, मीठी शुगर इनको बोलते हैं, तो स्वीट टेस्ट में आते हैं। ट्राई से आगे वाले मीठे नहीं होते, तो ध्यान रखना इसमें कि ये मीठे शुगर होती हैं, इनका नाम है। तो अब देखो इसी के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन इन्होंने जो यहां पर दिया है, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को, अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन, एक तो आप कार्बोहाइड्रेट को केमिकली डिफाइन किया, कार्बोहाइड्रेट केमिकली है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड कीटोन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन दें, ये तो केमिकली हो गया। फिर आपने कहा कि हम कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड से भी नाम से जानते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल भी, लैक्टोज दिया, सुक्रोज दिया, माल्टोज भी एक आती है शुगर। तो आगे अब कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, किस पे, उनके बिहेवियर पे, कौन से बिहेवियर पे, अनहाइड्रोलिसिस, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट को करने क्या जा रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो कैसा बिहेवियर शो करेगा उसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को बांटने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जी चलो इसका नाम दे दो मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कार्बोहाइड्रेट है, वो और सिंपलर यूनिट में नहीं टूट रहा है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर मैं हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं, मैंने यहां लिया वाटर, इसमें मैंने मिलाया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मैंने इसमें मिलाया, तो ग्लूकोज इसमें डिसॉल्व होने के बाद और सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटेगा, बट ग्लूकोज इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और छोटे पार्ट में नहीं ब्रेक हो रहा है, तो सिंगल था वही का वही रह गया, तो इसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब ऐसा सैकेराइड जिसको हम हाइड्रोलिसिस करें और वो और सिंपलर यूनिट में ब्रेक ना हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव अ सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड अ मोनोसैकेराइड। यहां तक याद रखेंगे आप कि कार्बोहाइड्रेट जो कि कैन नॉट हाइड्रोलाइज हो और ज्यादा हाइड्रोलाइज ना हो, सिंपल है यूनिट में, सिंपल कौन सी यूनिट, पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन की सिंपल यूनिट में और ना ब्रेक हो, उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। कितने मोनोसैकेराइड हैं जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रख सकते हो 20 मोनोसैकेराइड हमारे पास हैं, ऐसे 20 मोनोसैकेराइड, मतलब जो सिंपल फॉर्म में है। इनके एग्जाम्पल याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में क्या क्या है, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है,
राइबोज है, ये वाला ध्यान रखना, राइबोज शुगर काफी इंपॉर्टेंट। राइबोज शुगर जानते हो क्या, ये हमारे डीएनए का पार्ट है। ये 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर, ये हमारे डीएनए का कंटेंट है राइबोज। इसी राइबोज में एक नाम और आता है डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज भी हमारी मोनोसेक्राइड के अंदर में आती हैं और ये 5 कार्बन की होती हैं, जबकि ये ग्लूकोज और सुक्रोफ्रैक्टोज जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइडिंग होती हैं। ये 6 कार्बन की शुगर है, इसमें 6 कार्बन की चेन होती है, 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन पाया जाएगा। तो यहां पर ये 6 कार्बन की चेन है, वो आपका राइबोज 5 कार्बन की चेन है। तो ये मोनोसेक्राइड है, मतलब इनको आप डिसॉल्व करोगे तो और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा मोनोसेक्राइड हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, हमारा आया, इन्होंने नाम डायरेक्ट दिया है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के कहने का मतलब इनका यहां पर यह है कि ऐसे सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलिसिस करने के बाद, मतलब जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो वो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड में टूट सकते हैं, मतलब 2 to 10। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, अनहाइड्रोलिसिस ओलिगोसेक्राइड बोल देंगे हम, फर्दर क्लासिफाइड डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, ये सब आप नाम देते जाओ। मेनली कितना है, 2 to 10, यहां देखो लिखा 2 to 10, याद रखेंगे इसे। ऐसा ओलिगोसेक्राइड हम उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट में ब्रेक हो जाते हैं, हम उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। इन्हीं ओलिगोसेक्राइड में कौन कौन से आते हैं, 2 में अगर टूट रहा होगा वो कार्बोहाइड्रेट, ऐसा ओलिगोसेक्राइड मींस कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोनोसेक्राइड में ब्रेक हो रहा है तो डाइसेक्राइड, 3 में हो रहा होगा तो ट्राइसेक्राइड, 4 में हो रहा होगा तो टेट्रासेक्राइड, ऐसे आप नाम देते जाएंगे। ठीक, 2 से 10 यूनिट याद रखेंगे ओलिगोसेक्राइड होता है। अब इसमें कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कुछ मोनोसेक्राइड में जब टूटने के बाद एग्जाम्पल आ रहा है डाइसेक्राइड, कौन कौन से हैं जी, देखो यहां पर सुक्रोज, सुक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड का डाइसेक्राइड वाला पोर्शन है, सुक्रोज हो गया। और देखना इसमें कहाँ इन्होंने नाम लिया है, फ्रक्टोज, और उसमें टूटेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नीचे, कौन कौन से इसमें है। यहाँ पर पॉलीसेक्राइड से ऊपर ही हमें देखना, ये मिल गया माल्टोज। ठीक, तो माल्टोज हो गया, और एक हमारा ग्लूकोज कहाँ गया, सुक्रोज। ठीक है, एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लैक्टोज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, एक है सुक्रोज, एक है माल्टोज, और एक है लैक्टोज। ये आपके बोर्ड के रिकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये कैसे हैं, ये डाइसेक्राइड हैं और ये ओलिगोसेक्राइड के पार्ट हैं। मतलब डाइसेक्राइड क्यों है, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस होने से 2 यूनिट मिलेगी, इसके भी हाइड्रोलिसिस होने से 2 यूनिट मिलेगी, इसके भी हाइड्रोलिसिस होने से 2 यूनिट मिलेगी, 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलेंगी। हाँ, बस ये भी ध्यान रखना कि इसके दोनों वाले फॉर्म के नाम भी काफी इंपॉर्टेंट। जैसे सुक्रोज की मैं बात करूं तो एक ये ग्लूकोज बनाएगा और एक ये फ्रक्टोज बनाएगा। ठीक है, माल्टोज शुगर की अगर हम बात करें ये वाले में, तो इसमें दोनों के दोनों ग्लूकोज ही मिलेंगे, मतलब ये ब्रेक होगा तो दोनों के दोनों ही ग्लूकोज बनते हैं। इस वाले में एक ग्लूकोज बनता है और एक गैलेक्टोज बनता है। अभी आपको बताएंगे गैलेक्टोज क्या है, भी मोनोसेक्राइड है, तो कुछ नाम याद रखना, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या हो गया भैया, पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया कि 2 से 10 नहीं, 10 से ज़्यादा यूनिट जब मिलेंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट मिलेंगी हाइड्रोलिसिस होने के बाद, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। कह रहे हैं, देखो इसमें कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। करें कैसे, कार्बोहाइड्रेट जिनसे हमें बहुत बड़ी नंबर की मोनोसेक्राइड की यूनिट मिले हाइड्रोलिसिस होने के बाद, हम उनको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। सम कॉमन एग्जांपल इन्होंने दिया है, याद रखना, स्टार्च,
सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, गोंद जिसे आप बोलते हो, ये सब के सब पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड की एक खास पहचान है, ये मीठे नहीं होते, इनको नॉन शुगर भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आप कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप पॉलीसैकेराइड जो स्वीट टेस्ट में नहीं आते, जिनका जिसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, ये नॉन शुगर होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड की यूनिट है। क्यों? क्योंकि इनसे, इनके ब्रेक होने से, इनके हाइड्रोलिसिस होने से बहुत सारी संख्या में मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती हैं। तो ये याद रखेंगे। पॉलीसैकेराइड क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इनका इंपॉर्टेंट है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिसमें ओलिगो में आता है, जो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया जो कि आपके दूसरे चैप्टर से भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड टॉपिक आपका क्या है, यहाँ पर देखना। कार्बोहाइड्रेट को हम और भी एक तरीका है डिफाइन करने का, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफाइड आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट को आप डिफाइन कर रहे हो, क्लासिफाई करने जा रहे हो आइदर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को आपने देखा कि हमने उसको पॉलीसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर अगर हमने बात किया था, तो हमने उसे कहा था कि या तो डाइसैकेराइड है, या तो ओलिगोसैकेराइड है, या तो पॉलीसैकेराइड है। अब हम कह रहे हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ये क्या होता है जरा इसको समझेंगे। आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर था, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे आपने जिक्र किया होगा, पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा। तो दो टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों है फेलिंग, एक है टॉलेंस। कहाँ गया टॉलेंस? ये है फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। ये दो आपके ऐसे केमिकल हैं, ठीक है। इनसे रिएक्शन होती है किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन का जब आप टेस्ट करते हो, एल्डिहाइड CHO का आप टेस्ट करते हो, जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, और कीटोन है, कीटोन में मान लीजिए हमारा एसीटोन है। जब इनका हम टेस्ट करते हैं तो इसमें हम फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फेलिंग और टॉलेंट में हम देखते हैं कि इसमें से कौन देता है, कौन नहीं देता है। तो जो आपका टॉलेंट टेस्ट है, फेलिंग और एल्डिहाइड और कीटोन, इनका टेस्ट हम वहाँ एल्डिहाइड में पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। तो अब ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो ये कीटोन का ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये तो ग्लूकोज में भी मिल रहा है, फ्रक्टोज में भी मिल रहा है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मिलने की वजह से हम यहाँ पर ये वाला टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट भी देखते हैं। तो देखते हैं कि ग्लूकोज और हमारा जो फ्रक्टोज है, ठीक है, ये हमारे टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी हमें वहां पर भी मिलती है ग्लूकोज में, तो इसलिए हमें यहां पर भी देखेंगे। अब जानते हो हम इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? अरे वाले जो शुगर इनसे रिएक्ट कर जाए, मतलब जो शुगर यहां पर मैंने कोई एक शुगर लिया सपोज दैट, उसको हमने फेलिंग टेस्ट से रिएक्शन कराई तो रिएक्शन हो गई। हमने कोई शुगर लिया, उसको हमने टॉलेंस से टेस्ट कराया, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट कराया, ये भी रेट टेस्ट दे दिया। तो जो फेलिंग और टॉलेंट दोनों रेजेंट को रिड्यूस कर दें, ऐसे शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी और टॉलेंट के साथ भी रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन दे दें, हम उनको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। तो हम यहां पर भी देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब कौन सी शुगर जो है फेलिंग और टॉलेंस से रिएक्शन करेंगी, और कौन सी है जो फेलिंग और टॉलेंस से रिएक्शन नहीं करेंगी, ये भी देखना है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। उसमें फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, साथ में एक होता है रोसेल सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, उसमें मिक्सचर करते हैं, ठीक है। उसमें रेडिश ब्राउन कलर आता है, और इसमें आपका फेलिंग और टॉलेंस रीजन में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट भी जिसे आप बोलते हो, ये होता है, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो वाला फेलिंग थोड़ा सा वीक है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम।
तो हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट को हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पर भी डिफाइन करेंगे, यूनिट के बेसिस पर हम उसे डिफाइन करेंगे, और केमिकली उसको अलग से ध्यान रखना केमिकली क्या है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर क्या है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग की बेसिस पर क्या नाम देंगे हम, कौन कौन से रिड्यूसिंग होंगे, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग होंगे, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट को हम एक और तरीके से यहां पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप। मतलब कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को एक और तरीका है डिफाइन करने का, क्लासिफाई करने का। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि उसमें कितने कार्बन एटम है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैं यहां पर लिखूं राइबोज शुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये दोनों जो शुगर हैं इनको लिखूं और यहां पर मैंने लिखा ग्लूकोज, यहां लिखा मैंने फ्रक्टोज। तो ये सारी जो हमारी हैं इनको हम मोनोसैकेराइड यूनिट जो अब आपकी दी गई हैं, ये मोनोसैकेराइड यूनिट है। डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड वाले को स्पेशली कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड में इसमें कितने कार्बन है? इसमें भैया 5 कार्बन है। ये वाले में भी 5 कार्बन है, ये दोनों में 6 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले को हम कहेंगे पेंटोज शुगर, पेंटोज। 6 वाले को हम बोलेंगे हेक्सोज शुगर। इसका मतलब कह रहे हैं मोनोसैकेराइड जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उनको भी हम डिफाइन कर रहे हैं किस बेसिस पर? कि उसमें कितने कार्बन है। अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज, और अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज। कार्बन के बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं कितने कार्बन है। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा एक वर्ड और लगा रहे हैं कि देखो यहां लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ इन्होंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप भी दिखाना है उसमें, फंक्शनल ग्रुप। अब देखना फंक्शनल ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्रक्टोज हमारा है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लिए हुए है, और जो हमारा ग्लूकोज है ये किसका है? एल्डिहाइड का लिया हुआ है। तो अब इसका क्या नाम दें? भैया हेक्सोज तो है, इसमें एल्डिहाइड है, ये भी हेक्सोज है लेकिन कीटोन है, तो थोड़ा सा यहां पर इसके नाम में ऐड करेंगे तो अब ये हेक्सोज में क्या इसे बोला जाएगा? इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोज, और इसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज। ठीक, एल्डिहाइड वाला हेक्सोज है तो एल्डोहेक्सोज, कीटोन वाला हेक्सोज है तो कीटोहेक्सोज। तो एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज इस तरीके से मोनोसैकेराइड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल भी नीचे है। यहां देखो इन्होंने दिया है कि अगर कितने कार्बन का बना हुआ, देखो 3 कार्बन का बना है तो ट्राइओज, 4 का है तो टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। आपके बुक में कौन पर ध्यान देना है? पेंटोज एंड हेक्सोज, इन दोनों पर ध्यान देना है, पेंटोज एंड हेक्सोज, क्योंकि आपके पेंटोज और हेक्सोज वाली शुगर है। अब इस पेंटोज वाले में 2 तरीके से बन जाएंगे। पेंटोज वाले में क्या होगा? अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसे बोलेंगे एल्डोपेंटोज, ठीक है। अगर हेक्सोज वाला हो जाएगा तो एल्डोहेक्सोज, लेकिन अगर कीटोन वाला हो जाएगा तो कीटोपेंटोज, हेक्सोज वाला होगा तो कीटोहेक्सोज। ये देखेंगे, इतना ध्यान रखना है और ज्यादा पर नहीं देखना। तो ये हो जाएगा पेंटोज शुगर या हेक्सोज। ये मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डोपेंटोज हमारा कौन सा होगा? एल्डोपेंटोज अगर हम देखें तो यही हमारा राइबोज शुगर है, ठीक है। ये एल्डोपेंटोज में आता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ये जो हमारे डीएनए वाले शुगर हैं। और एल्डोहेक्सोज हमारा जो है ये है हमारा ग्लूकोज, कीटोहेक्सोज हमारा है फ्रक्टोज। तो इस तरीके से 2-3 तो ध्यान ही रखेंगे, कम से कम, ज्यादा नहीं करते। पेंटोज हेक्सोज में, एल्डोपेंटोज में कौन आ रहा है? आपके राइबोज शुगर आ रही है, 5 कार्बन की जो है, 5 कार्बन की है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनमें। और ये एल्डोहेक्सोज आपका सीधे सीधे ग्लूकोज है। यहाँ पर कीटोहेक्सोज में आपका है फ्रक्टोज है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे।